Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Sarpanch Pati phenomena. And this topic is useful for essay writing. वीमेन पे अगर कोई essay आता है तो वहाँ पे आप इस फिनोमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आइडिया का कि कैसे सिर्फ लीगल प्रोविजंस बनाने से वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता. वी हैव टू, सिर्फ प्रोसीजरल या लीगल आइडियाज से वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता. वी हैव टू इंश्योर कि वीमेन एम्पावरमेंट सब्सटेंसिव फॉर्मेट में हो, रियल फॉर्मेट में हो. तो उसको हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या मेन आइडिया डिस्कस किया गया है. और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्शन, और या रियल एक्टिविटीज़ जो ग्राउंड पे होती हैं उन दोनों में कितना अंतर होता है. तो देखेंगे. सबसे पहले ज़रा देखते हैं अबाउट रिजर्वेशन प्रोविज़न फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज़, चाहे पंचायत हो या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हो. वीमेन के लिए क्या प्रोविज़न है, वहाँ पे कितना रिजर्वेशन है उनके लिए. तो 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज़. बट इसके बावजूद भी वीमेन का कोई ख़ास एम्पावरमेंट हुआ नहीं है. सीटें रिज़र्व हैं और फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है. वीमेन को इलेक्शन कंटेस्ट कराया जाता है, दे गेट इलेक्टेड ऑल्सो. बट द मेन आइडिया वाज टू ब्रिंग वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और वेमेन मेंबर्स इन लोकल बॉडीज़ की वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, और इससे बाकी वीमेन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वीमेन की इश्यूज़ पे और प्रोएक्टिव तरीके से फैसले लिए जाए. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. व्हाट आर द रीजन्स और व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकल इंस्टीट्यूशंस. तो कारण है मेल डोमिनेशन. दिस मेल डोमिनेशन कैन बी सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो इसी को तो हम लोग कहते हैं पैट्रियार्की. मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज़ लाइक दिस कि इट गिव्स एन एडवांटेज टू द मेल काउंटर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और ओवरऑल इस तरीके से पूरी की पूरी सेटअप है कि मेल डोमिनेशन इज़ अ नेचुरल आउटकम ऑफ दैट, जिसको हम लोग पैट्रियार्की कहते हैं. तो मेल डोमिनेशन कैसे दिखता है डिस्पाइट रिजर्वेशन फॉर विमेन, वो ज़रा देखते हैं. देखिए, आपने 1/3 सीटें रिजर्व कर दी, तो फिर वहाँ पे कुछ 1/3 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ विमेन ही कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं. तो वहाँ से फिर विमेन कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत करके भी आती हैं. लेकिन फिर दीज विमेन मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रियल सेंस. द मेल काउंटर पार्ट्स ऑफ देयर फैमिली, स्पेशली देयर हस्बैंड्स इन जनरल, दे टेक ऑल द डिसीजंस. और फिर एक नया फिनोमेना शुरू हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ सरपंच पति. मतलब फॉर द फॉर्मल प्रोसेसेस या फिर लीगली दिस वुमेन मे बी द सरपंच बिकॉज द रीजन और द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज रिजर्व्ड फॉर वुमेन. लेकिन गांव के जितने लोग हैं वो इस वुमेन के पास जाएंगे भी नहीं अपनी समस्याएं को लेकर के. सरपंच ये हैं लेकिन उनके पास जाएंगे भी नहीं. पीपल विल गो टू द हस्बैंड ऑफ दिस वुमेन और उनको ही सब लोग सरपंच साहब बुलाएंगे. आपने देखा होगा ना, ये जो सीरीज़ आई थी पंचायत नाम से, उसमें यही फिनोमेना तो दिखाया गया था. हाल फिलहाल में ये वेब सीरीज आई थी, काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी. यही फिनोमेना तो दिखाया गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरपंच पति. तो पैट्रियार्कल कल्चर रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और ये कारण है कि रूरल एरियाज़ में तो खासकर जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं उनको पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पैट्रियार्की मजबूत होने के कारण विमेन से डिसीजन ले पाना, विमेन से इंटरैक्ट कर पाना लोगों के लिए कठिन हो जाता है. उसके अलावा रूरल एरियाज़ के कई सारे ऐसे कल्चर हैं जैसे घूंघट सिस्टम एंड ऑल, दैट एक्ट्स एज ए हिंड्रेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर लीगल ड्यूटी फॉर वुमेन एज ए सरपंच. तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा. और उसके अलावा जनरली इट इज सीन कि विमेन आर एब्सेंट फ्रॉम पंचायत मीटिंग्स. उसके पीछे कई सारे कारण हैं. डिस्पाइट सी बीइंग सरपंच, पंचायत की मीटिंग में वो खुद नहीं होंगी. एक कारण है इलिटरेसी. इनको लगता है कि मुझे जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं पार्टिसिपेट करके क्या करूं. लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर एब्सेंस ऑफ वीमेन फ्रॉम पंचायत मीटिंग. तो बाकी सारी जो औरतें पंचायत में नहीं जाती, तो फिर सिर्फ और सिर्फ सरपंच जो विमेन है उसको या वुमन है उसको जाना थोड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है सारे मेल लोगों के बीच में. सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इज़
why despite having the legal provision of 1/3 seat reserved for the women, this is not yielding into the desired outcome of women empowerment. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक करंट न्यूज़ है। पंजाब की सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसमें उन्होंने जितने भी जो मेल मेंबर्स हैं विमेन सरपंच के, उनको पंचायत की मीटिंग को अटेंड करने से बैन कर दिया है। अब मेल मेंबर्स पंचायत की मीटिंग में जा ही नहीं सकते। जैसे कि ये हैं सरपंच मैडम, तो पंचायत की मीटिंग में इनके हस्बैंड या इनके फैमिली के कोई भी मेल मेंबर जा ही नहीं सकते हैं। दिस इज़ हाउ दिस हैज़ बीन अटेम्प्ट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सरपंच पति फिनोमिना। क्या इशूज़ आ रही थी सरपंच पति फिनोमिना से? मोस्ट ऑफ द वुमेन सरपंच वे आर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग देमसेल्फ। दैट इज़ हाउ द पर्पस ऑफ दिस रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन द पंचायत गॉट डिफीटेड। अभी भी अगर डेटा देखा जाए तो मोर देन 80% ऑफ द वीमेन सरपंच हैव देयर प्रॉक्सी सरपंच इन द फेस ऑफ देयर मेल फैमिली मेम्बर्स एज पंचायत और पति और सरपंच पति। तो 80% से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो लीगली सरपंच हैं तो, लेकिन दे देमसेल्फ डू नॉट पार्टिसिपेट इन पंचायत एक्टिविटीज़। सवाल ये उठता है कि आखिर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी क्यों है? तो ये याद रखिएगा, ये आर्ग्यूमेंट 2010 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसका नाम था इंडियन पॉलिसी फोरम। दिस वाज रिलीज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER। उसमें उन्होंने कहा कि विलेज विद फीमेल लीडर्स इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू फीमेल पॉलिसी कंसर्न। सरल भाषा में कहें तो जिस रूरल एरिया में जहाँ पे भी वीमेन लीडर्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पे वीमेन कंसर्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पहली बात तो। दूसरा, ये बाकी वीमेन को इनकरेज करता है टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, और ये एक मेन जरिया है विमेन की एम्पावरमेंट का। अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम कर सकें, दैट कुड बी वन मेजर सोर्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन टू पार्टिसिपेट इन द पंचायत प्रोसेसेस इफ especially if they are themselves सरपंच, and that is why it is important to end this phenomena जिसका नाम है सरपंच पति फिनोमिना। इसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए वीमेन के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराने के लिए। सबसे पहला तो लीगल स्टेप लिया गया कि वीमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई। आर्टिकल 243D कहता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सीटें रिजर्व होंगी 1/3, और आर्टिकल 243T कहता है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में 1/3 सीटें रिजर्व होंगी वीमेन के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सीटों को 1/3 तो मिनिमम होना चाहिए, उसको 50% तक बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ सम लीगल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन ब्रॉट फॉर इंक्रीजिंग वीमेन पार्टिसिपेशन। साथ ही साथ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इट इज़ नाउ ड्यूटी ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर्स टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरी मंथ, ताकि वीमेन को ट्रेन किया जा सके पंचायत की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सिर्फ लीगल प्रोविज़न लाने से, फॉर्मल प्रोसीजर्स लाने से ग्राउंड रियलिटीज़ में बदलाव नहीं आएगा। साथ ही साथ विमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी होगी। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए DC ऑफिस में हर महीने अब एक दिन का कम से कम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जा रहा है फॉर द विमेन सरपंच। इट हैज़ बीन मैंडेटेड दैट ऑल पंचायत मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन द पंचायत हाउस ओनली। सिर्फ और सिर्फ पंचायत हाउस में होगा। अब पहले कैसा होता था, लोग पंचायत सरपंच के घर चले जाते थे, तो सरपंच के घर जाने के बाद फिर तो वहाँ पे मेल काउंटर पार्ट की ज़्यादा चलेगी, हस्बैंड की ज़्यादा चलेगी, क्योंकि फैमिलीज़ इन जनरल इन रूरल एरियाज़ आर मेल डोमिनेटेड। तो ये सब बदलाव लाए गए हैं। धीरे धीरे इसका कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है। एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अवेयरनेस आ भी रहा है विमेन के अंदर, और उनका पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन दोनों ही बढ़ भी रहा है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और बात याद रखनी है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक इनिशिएटिव्स लिया है जिसका नाम है सी इज़ अ चेंज मेकर कैंपेन। ये सब बातें लिखने से एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। सी इज़ ए चेंज मेकर कैंपेन स्टार्टेड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका मेन पर्पस है कि विमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ताकि अलग अलग लेवल पे जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट लेवल तक की जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं इन पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट किया जाए, ताकि वो सिर्फ लीगल तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिले, उनको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन भी मिले, वो कंट्रीब्यूट भी कर पाए इन रियल सेंस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is about India's role at United Nations, and this topic is important from our syllabus GS paper to international agencies point of view. तो देखिए, न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अब्दुल्ला शाहिद एक्नॉलेज्ड क्रूशियल रोल प्लेड बाय इंडिया एट ग्लोबल बॉडी. अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है नहीं, येट उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि इंडिया ने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर. तो ये पॉइंट्स हम याद कर सकते हैं, और कभी भी इस तरह से रिलेटेड मेंस में सवाल आया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस, तो ये सारे पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे. सो ही सेज कि इंडिया इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री टू फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड injustice. India was in fact first country, as per him, India was first country to raise apartheid. आई होप आपको अपार्थाइड का मतलब पता है, रंग भेद या रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना. तो इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री टू रेज द अपार्थाइड इशूज एट यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा रहा है. मोर देन 2 लाख ट्रूप्स to 49 UN peacekeeping missions have been contributed by India. In 2007, India became first country of the world to deploy all women contingent to United missions in Liberia. India played an important role during COVID-19 pandemic. सिर्फ खुद को रिकवर नहीं कराया COVID-19 पैंडेमिक से, पूरे दुनिया भर में जो इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन्स थे, चाहे आपने देखा यूएस के अंदर पैरासीटामोल या हाइड्रोक्लोरोक्विन जिसकी कमी हुई थी, तो इंडिया ने सप्लाई किया. सो दिस इज़ हाउ इंडिया एक्टेड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड हेल्प द वर्ल्ड कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक. इंडिया प्रपोज्ड कन्वेंशन ऑन कंट्रोलिंग टेररिज्म, CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म. तो क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो इंडिया ने प्रपोज किया था इन 1996, उसको भी ज़रा देखते हैं. इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1996 के अंदर एक कन्वेंशन प्रपोज किया, CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म. इसका मेन गोल था टू हैव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. कि दिक्कत क्या है कि जो टेरर ग्रुप्स हैं किसी एक कंट्री के लिए, वो दूसरे कंट्री उसको रिवॉल्यूशनरीज़ की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे एजबुल मुजाहिदीन वगैरह. पाकिस्तान के अंदर तो यही फीलिंग है कि दे आर रिवॉल्यूशनरीज, दे आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ सम माइनॉरिटी पीपल. तो ये प्रॉब्लम है. तो इस कारण से इंडिया ने ये जो CCIT प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया हमने कि देयर शुड बी a universal definition of terrorism that must be accepted by all 193 member countries of United Nations. दूसरा, all the terror group must be banned and their camps must be shut down and prosecute ऑल द टेररिस्ट अंडर स्पेशल लॉ. तो एक स्पेशल इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए जिसमें उन सारे टेररिस्ट्स को प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. एंड मेक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एन एक्सट्रीडिटेबल ऑफेंस वर्ल्ड वाइड. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम देखते ही हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. तो हम चाह रहे थे, हमने प्रपोज किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस मतलब जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे उस ऑफेंडर को ला करके उसको सज़ा दिलाई जाए. तो इसको एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस बनाया जाए वर्ल्ड वाइड. तो इंडिया ने ये CCIT प्रपोज किया. दैट इज़ वन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन साइड इन ऑर्डर टू कर्ब टेररिज्म वर्ल्ड वाइड. प्रॉब्लम क्या है, CCIT वाज नॉट एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. ऑफ कोर्स इसको लेकर के पॉलिटिक्स हो गई वहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरर ग्रुप्स जो हैं they sometimes act as per the interest of one country. For example, many terror groups that are promoting cross-border terrorism in India, they are acting on behalf or for the interest of the Pakistani government or military or ISI. So this is how इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि how can there be a universal definition of terrorism and all, and mainly 3 groups, the US on one side, Organization of Islamic Countries on other side, and Latin American countries, they opposed any universal possibility of any universal definition of terrorism, and this is how CCIT was not accepted. Yet CCIT proposed by India is considered as one of the most important contribution of India at global scale to curb terrorism. This last important contribution जो उन्होंने गिनाया, that was setting up of UNCTAD. UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1964, जिसको इस्टेब्लिश करने में इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. क्या है UNCTAD? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. यूनाइटेड नेशन का ये सेक्रेटेरिएट का ये पार्ट है, और ये पूरे दुनिया भर में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंटल इशूज़ को प्रमोट करने में हेल्प करता है. ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, WESP. इसी रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड कंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: डेवलप्ड कंट्रीज, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो
उसके अलावा देर इज़ वन मोर कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं LDC, विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय यूनाइटेड नेशन एंड WTO। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड सेपरेटली, दे हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय UNCTAD, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड सेपरेटली बाय यूनाइटेड नेशंस एंड WTO। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं 47 कंट्रीज, उसी में से बांग्लादेश भी आता है, बट बांग्लादेश करेंटली इज़ अंडर ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग वन। तो ये है कंट्रीब्यूशन UNCTAD का, पूरे दुनिया भर में ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कराता है, और UNCTAD ने ही कैटेगराइजेशन किया है डेवलप्ड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन और डेवलपिंग कंट्री का। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। यूनाइटेड नेशन का जो मेन बॉडी होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन जैसे कि जनरल असेंबली या ICJ या फिर एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इस तरह से उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उसके 17 स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं। ये सवाल में स्पेशलाइज एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया गया है। UNSC इज़ वन प्रिंसिपल ऑर्गन। तो आप यहाँ पे उनके 17 स्पेशलाइज एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन से कोऑर्डिनेट करते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो ये 17 एजेंसीज हैं जिनको स्पेशलाइज एजेंसीज कहते हैं। उनको एक बार देख लीजिएगा और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ज़ॉम्बी आइस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है करंट न्यूज़? हाल फिलहाल में एक स्टडी से पता चला है कि ग्रीनलैंड के अंदर मेल्टिंग ऑफ आइस इतने फास्ट तरीके से हो रहा है कि अब दुनिया में चाहे कितने भी क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए या उसके स्पेस को कम करने पे एक्शन लिया जाए, ये आइस इतना ज़रूर मेल्ट करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि सी लेवल को वो लोग 10 इंचेस तक बढ़ा दे, विच विल बी ए ह्यूज नंबर। तो मुद्दा ये है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि ग्रीनलैंड के अंदर जितने भी आइसेस हैं उनमें अब इरिवर्सिबल तरीके से मेल्टिंग होनी शुरू हो गई है। यानी कि अब चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लो, कितना भी पेरिस क्लाइमेट डील के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर लो, अब उनके मेल्टिंग के पेस को नहीं रोका जा सकता। और अब दुनिया में जो सी लेवल है वो 10.6 इंचेस तक बढ़ना लगभग तय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये हो चुका है, अब इसको नहीं रोका जा सकता? बिकॉज देयर हैज़ बीन राइज इन द नंबर ऑफ ज़ॉम्बी आइस अक्रॉस ग्रीनलैंड। तो क्या होता है ज़ॉम्बी आइस? ज़ॉम्बी आइस को हम लोग डेड या डूम्ड आइस भी कहते हैं। वो ऐसा आइस होता है जिसके ऊपर फ्रेश स्नो इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो इस कारण से सरल भाषा में कहें तो वो आइस जो अब रिकवर नहीं हो पा रहा है, जिसका ये साइकिल अब मेंटेन नहीं हो पा रहा। मान लो कि ये आइस है, समझ लीजिए आइस है, तो आइस पानी में मेल्ट होता, आइस मेल्ट होता है, वाटर बनता है, दूसरे तरफ से स्नो गिरता रहता है, जिससे आइस का जो लेयर है वो मेंटेन रहता है, आइस की जो थिकनेस है वो मेंटेन रहे। आइस मेल्ट हो रहा है वाटर के फॉर्मेट में, साथ ही साथ ऊपर से स्नो गिर रहा है जिससे आइस की थिकनेस मेंटेन रहे। लेकिन ऐसा अब हो नहीं पा रहा है। दीज आर द ज़ॉम्बी आइस। वो ज़ॉम्बी आइस वो होते हैं जो अभी तो आइस फॉर्मेट में हैं, लेकिन उनका जो इक्विलिब्रियम है वो टूट चुका है बिटवीन आइस एंड वाटर, एंड द मेल्टिंग ऑफ आइस इज हैपनिंग एट ए फास्टर पेस एज कंपेयर टू द एक्यूमुलेशन ऑफ snow in order to create ice. So this is how they are known as zombie ice and doomed ice. और zombie ice, doomed ice या dead ice का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हाल फिलहाल में, that is why it is believed कि अब इनका फास्ट पेस में मेल्ट होना लगभग तय है and it cannot be reversed. तो सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? What has led to this? The reason is global warming of course. ग्लोबल वार्मिंग कुछ डिकेड से चल रहा है और इस कारण से ग्रीनलैंड एरिया में ग्लोबल वार्मिंग एक लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, एंड दैट इज़ वाई इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ बीन ब्रोकन बिटवीन द आइस मेल्टिंग एंड द स्नो दैट फॉल्स ऑन दैट आइस टू रिकवर द थिकनेस ऑफ द मेल्टिंग आइस. तो दिस इज़ हाउ मेल्टिंग इज़ मोर वाइल replenishment is less, and that is how now it is believed कि जो डैमेज है दैट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज, एंड नाउ सी लेवल राइज 10 इंच तक बढ़ना लगभग तय है. तो 10 इंच तक सी लेवल राइज बढ़ने का क्या मतलब है कि दुनिया भर में मैसिव फ्लडिंग होना, हाई टाइड आना. आप समझो कि दुनिया के 10 बड़े शहरों में से 8 बड़े शहर
इकोनॉमी वाइज बड़े शहर तो कोस्टल रीजन में ही है, तो वहाँ पे 10 इंच सी लेवल का बढ़ना मतलब लार्ज वास्ट ऑफ लैंड का लॉस होना। दूसरा, वहाँ पे फ्लडिंग आना, हाई टाइड होना, स्टॉर्म आना फ्रीक्वेंट तरीके से और ज़्यादा खतरनाक तरीके से, दैट विल डैमेज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, दैट विल क्रिएट मोर एंड मोर डैमेज टू द लोकल इकोनॉमीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. So this is the problem that we are going to witness in coming decades because of, and the zombie ices are just indicators. आने वाले टाइम में 10 इंच हाइट बढ़ेगी सी लेवल बढ़ेगा और इससे कई सारे और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे. Assam having highest rate of crime against women. This is the next article. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो ये एक डबियस डिस्टिंक्शन है जो असम को मिला है, मतलब ख़राब रिकॉर्ड है जो हमें मिला है, और वो ये है कि पिछले 5 सालों से लगातार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के फिगर्स के हिसाब से असम हैज़ टॉप्ड इन केस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन. तो असम हैज़ रजिस्टर्ड हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. अब देखो 2016 में हमारा क्राइम का जो फिगर था, क्राइम रेट था 126.8. तो मैं आपको बता दूं ये 126.8 क्या रेफ़र करता है. ये बताता है पर 1 लाख वीमेन पे कितने वीमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हुए हैं या कितने केसेस हुए हैं ओवरऑल. तो 126.8 बताता है कि पर 1 लाख वीमेन में से 126.8 हैव बीन अफेक्टेड विथ एनी टाइप ऑफ क्राइम. तो 2016 में 126.8, 2017 में 143.3, 18 में 166, लगातार बढ़ रहा है. 2019 में 177, 2020 में लॉकडाउन और पैंडेमिक के कारण ये थोड़ा कम हुआ. 2021 में ये वापस से बढ़ गया एंड इट केम अप टू 168.3. और दूसरी बुरी बात ये है कि असम के अंदर क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इज़ 168.3 विच इज़ मच हाइयर दैन नेशनल रेट, एवरेज रेट दैट इज़ ओनली 64.5. तो पर 1 लाख वीमेन पॉपुलेशन में सिर्फ 64.5 केसेस होते हैं इन जनरल अक्रॉस इंडिया. आसाम में इट इज़ एज हाई एज 168.3 एज पर दिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. और आसाम काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से आगे है दूसरे नंबर पे जो स्टेट है उसके तुलना में. दिल्ली इज़ एट सेकेंड विथ क्राइम रेट ऑफ 147.6 एंड उड़ीसा इज एट थर्ड विथ क्राइम रेट ऑफ 137.8. किस किस तरह के क्राइम्स हैं? सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स हो रहे हैं वो हैं क्रुएलिटी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स फॉलोड बाय असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग मॉडेस्टी एंड रेप केसेस. ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू नेवल इंसाइन या फ्लैग फॉर इंडियन नेवी एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. तो न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन नेवी के लिए एक नया फ्लैग अनवील करेंगे आने वाले टाइम में इन कोची. तो 2 चीज़ वो एक साथ करेंगे. हमारे देश का बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कमीशनिंग करेंगे वो, और उसके अलावा हमारे इंडियन नेवी के लिए वो एक नया फ्लैग या इंसाइन को भी अनवील करेंगे. तो अगर देखिए तो ब्रिटिश एरा के टाइम में हमारा नेवी का इस तरह का इंसाइन हुआ करता था. ये सेंट जॉर्ज क्रॉस और फिर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में यह ब्रिटेन का फ्लैग. फिर हमने 26 जनवरी 1950 को इसको बदल करके ऐसा कर दिया कुछ सेंट जॉर्ज क्रॉस और फिर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में हमारे देश का झंडा, बीच में अशोक स्तंभ या भारत का प्रतीक चिन्ह नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते इसके नीचे हमने बाद में ऐड किया 2014 में. अभी जो इसको भी रिप्लेस किया जाएगा और ऐसी बात की जा रही है कि ये जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है इसको हटा दिया जाएगा बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉलोनियल बैकग्राउंड, कॉलोनियल हिस्ट्री, उसको भी हटा दिया जाएगा, ऐसी बात चल रही है. लेकिन अल्टीमेटली जो नया इंसाइन है या फ्लैग है वो कैसा होगा दैट इज़ नॉट इन पब्लिक फॉर द टाइम बीइंग. तो जैसे ही वो इन पब्लिक आ जाएगा कि नया इंसाइन कैसा है वी विल सी दैट अगेन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. NPT के हिसाब से कौन कौन से देश न्यूक्लियर वेपन होल्ड कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज चाइना एंड फ्रांस. बराक रिवर फ्लोज थ्रू असम एंड मणिपुर. एंड डुगोंग को लेकर के ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ क्वाइट एक्सट्रीम स्टेटमेंट. इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. इंटायर के कारण गलत हो सकता है, कई सारे से ट्रिकी या मार्सी लैंड भी हर जगह थोड़ी मिलेगा. सो जैसे ही दूसरा आप स्टेटमेंट गलत करते हैं सो यू आर लेफ्ट विथ 1 and 3.
So now you know if first is right. So the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.